हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने बात की है निर्देशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट तत्व की, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिप्रेरणा। और इतने सारे वीडियोस में देख करके लग रहा होगा यार अभिप्रेरणा का क्या इतना सारा बता दिया सर ने, क्या इतनी रेलेवेंस होती है। तो आपको एक केस है हमारे यहाँ टाटा स्टील का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो टाटा स्टील में कर्मचारियों को अभिप्रेरणा कैसे दी जाती है, किस तरह से दी जाती है और उसके लिए क्या क्या काम किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में रियल लाइफ में कितना ज्यादा कंपनीज ध्यान देती हैं इस चीज को, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज इन टाटा स्टील। ठीक, अच्छा, टाटा स्टील में कर्मचारियों का प्रेरणा में किया जाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो भी क्या करता है, डिसीजन ले रहा होता है कि कहाँ रिसोर्सेस लगने हैं, कहाँ पर क्या होना है। तो इसमें उनकी हिस्सेदारी बढ़े। तो लोग अगर ढीले ढाले हैं, मन नहीं है, तो हिस्सेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और साथ ही में क्या हो जाए कि उनकी अधिक सक्रिय भागीदारी और अभिप्रेरणा के स्तर को बढ़ाने के लिए ही इनका प्रोग्राम चलता है, जिसमें बहुत सारी चीजें ये लोग करते हैं। कौन लोग? टाटा स्टील में क्या क्या प्रोग्राम होता है? पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम, उसको हम हिंदी में बोल देते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स को चलाने में भी खर्चा होगा, है ना। तो आप ये देखिए कि एक तो अभी आपको ये आइडिया लगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसके बारे में ब्रीफ में आपको बता दूंगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो का डायरेक्टली अपने सिलेबस में एक बॉक्स में दे रखा है और अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ आपकी बढ़ाएगा, लेकिन सीधे तौर पर इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है? प्रतिभा समीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं टैलेंट रिव्यू, जिसमें कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय और उसको लगता है कि मैं तो कभी किसी की नजर में आऊंगा ही नहीं, और मेरा क्योंकि जो एंट्री है कंपनी में बहुत छोटे लेवल पर हुई है, तो ऐसा मेरे साथ ना हो, इसके लिए क्या हो जाता है, टैलेंट रिव्यू। तो उसको ये रहता है कि अच्छा, जब टैलेंट रिव्यू होगा तो मेरा नाम भी आ सकता है, तो मुझे और बड़ी रोल मिल सकता है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, मेरा प्रमोशन हो सकता है। ठीक, तो वो भी उसको मोटिवेट करके रखेगा। इसी तरह से जॉब रोटेशन सिस्टम्स होते हैं, कार्य आवर्तन प्रणाली उसको बोलते हैं, कि आपका काम बदलता रहे तो आप बोर ना हो, आप नई नई चीजें सीखते रहो, आपको और कुछ सीखने को मिलता रहे। तो ये भी बहुत ज्यादा किया जाता है। और क्या है? औपचारिक पुरस्कार। औपचारिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मल, सबके सामने, कागजों में, सबकी कंपनी की निगाह में। तो उसमें क्या हो जाता है, अपनी प्रतिष्ठा काफी बढ़ती है। तो अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको सारे लोगों के सामने सराहा जाएगा। ठीक, ये भी चलता है। फिर अभिज्ञान प्रणाली को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सिस्टम। अब अभिज्ञान उतना सही नहीं है, ऐसे परिज्ञान भी बोलते हैं उसको। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति का बहुत रिकॉग्निशन है, मतलब उसकी पहचान बहुत अच्छी है। तो अगर किसी ने किसी भी डायमेंशन में, किसी भी आयाम में अच्छा काम किया है तो उसको भी रिकॉग्निशन मिले, उसकी कोशिश की जाती है। तो ये होता है क्या? रिकॉग्निशन सिस्टम। इसको भी इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। और क्या किया हुआ है? मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान प्रबंधन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब प्रमोशन से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही होती है और लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, तो उसके लिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लिंक्ड विद द अप्रेजल्स। अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि लोगों का मूल्यांकन किया गया कि आपने किस तरह का काम किया और आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है, आपको ओवरऑल जो कंडक्ट है, कंडक्ट मतलब आपका व्यवहार कैसा रहा कंपनी में, इन सारी चीजों का मूल्यांकन हो जाता है, अप्रेजल। तो उस आधार पर ही आपको किस तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए, आपकी कहां पर नीड है, आपको कौन कौन सी चीजें समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बने रहते हैं। तो ये भी बनाती है कंपनी, है ना। और इसी के साथ गुणवत्ता चक्रों में नेतृत्व शुभ अवसर का मतलब क्या हो जाता है? क्वालिटी सर्कल्स में। क्वालिटी सर्कल्स का मतलब क्या हुआ? हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टीम्स होती हैं और उन टीम्स में कुछ ऐसे सर्कल्स होते हैं जहां पर मेनली प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इनसे संबंधित चीजों पर डिस्कशन किया जा रहा होता है और लोगों को समझा जाता है कि इस टीम को मेनली लीड करने वाले लोग कौन हैं। तो उनका एक हिस्सा बनने का भी आपको को अवसर मिले, इसकी भी काफी कोशिश की जाती है। उसको बोलते हैं लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज इन क्वालिटी सर्कल्स। ठीक, अच्छा, और क्या है? निरंतर सुधार। ये चीज ऐसी है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, बहुत कठिन होता है। कोई चीज है, मान लीजिए, मालूम है आपको, 1%, अगर कोई चीज अपने आप को 1% का इंप्रूवमेंट करती है एक दिन में, तो हो जाएगा कितना? अगले दिन 1.01। 1% का मतलब क्या होता है? 100 का एक का 100वां हिस्सा। तो एक में आपने 1 का 100वां हिस्सा जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/100, तो आपको मिल जाएगा 1.01। तो लोग सोचेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, पहले 1 था, अगले दिन 1.01 हो गया, तो कोई बहुत बड़ा सुधार तो हुआ नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने में रोज 1% का सुधार करे साल भर के लिए, तो
तो इसको कितना टोटल सुधार हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.01 टू द पावर 365। अब जिन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा हुआ है, उनको समझ के होंगे, हो जाएगा यार 1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस 1/100 टू द पावर 365। ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 39 निकल के आती है। यानी कि 1 रुपया अगर आपके पास था और आपको रोज 1% का ब्याज मिले तो साल के अंत में जाकर के रोज 1% बनता 39 गुना हो जाता है एक साल के अंदर। कितना, 39 टाइम्स। और ये पावर होती है कंटिन्यूअस, ये तो कंपाउंडिंग की पावर है। अगर कोई कंटिन्यूअस सुधार कर रहा है, क्या कर रहा है, निरंतर सुधार कर रहा है, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इतना ज्यादा नहीं हो पाता रियल लाइफ में। ऑब्वियसली हर दिन आप सुधार करो, हर दिन गिरावट तो हो ना रहा हो, सिर्फ सुधार हो रहा हो, ये होना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप समझ जाओ कि अगर निरंतर सुधार संभव हो, किया जा सके, तो क्या हो जाता है, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन वो करते रहना आसान नहीं होता। बट फिर भी आप समझिए कि इसकी भी कोशिश है और इसको भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हम लोग तो बहुत ब्रीफ में बात पढ़ रहे हैं, कंपनी क्या क्या करती होगी ये सोचिए। फिर महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी कार्यक्रम, वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स क्या होता है तो आपको समझा देता हूं। देखो, वी जो है ना इज अ क्रिएटिव ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट व्हिच एनालाइजेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द एसेंशियल फंक्शंस एट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आप कुछ बना रहे होते हो। तो जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको बनाना है, मान लीजिए उदाहरण के लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, पुल बनाना है, पुल। तो उस पुल को बनाना आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। अब उस प्रोजेक्ट को बनाने में कुछ कुछ चीजें हैं जो लगेगी ही लगेंगी, आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। कुछ चीजें ऊपर की होती है जो सजावट के लिए हो जाती है, जिनको फ्रिंजेस बोल देते हैं। फ्रिंजेस मतलब जो एकदम आवश्यक नहीं है लेकिन उनको आप लगाते हो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, या फिर लोग उसको ज्यादा अच्छे से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में जो एकदम आवश्यक चीजें हैं, उन आवश्यक वस्तुओं को, उन आवश्यक प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को पूरा करने को कम से कम लागत में कैसे किया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश की जाती है वैल्यू इंजीनियरिंग में। किसमें की जाती है, वैल्यू इंजीनियरिंग में। तो वही चीज लिखी हुई है, अचीविंग द एसेंशियल फंक्शंस। जो आवश्यक चीजें वो आपको प्राप्त करनी, अचीव करनी है एट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट, जो कुल लागत है वो कम से कम हो। तो जब इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जाती है तो इसमें क्रिएटिविटी ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी ही, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट यानी कि कई लोगों का, क्योंकि टीम के लेवल पर ही की जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। तो यहां पर ये करने की भी पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है।